राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे पवने। पवनों से संबंधित जितने भी सारे कंफ्यूज वाले आपके मन के अंदर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इस क्लास के अंत तक आपको ऐसे समझा दूंगा कि एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। लेकिन वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा क्योंकि जियोग्राफी के अंदर एक का दूसरे से कनेक्शन, दूसरे का तीसरे से कनेक्शन रहता है। तो अपन पढ़ेंगे अभी पवने। तो पवनों की पहले तो उत्पत्ति कैसे होती है उनके बारे में आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो मान लीजिए एक पृथ्वी पर यहां स्थान है और दूसरा पृथ्वी पर मान लीजिए यहां पे स्थान है। ये दो स्थान है। इस स्थान के ऊपर उच्च दाब है और इस स्थान पर निम्न दाब है। अब आपको यहां पे यही ध्यान रखना है कि पवने होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। पवने होती है वह पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। लेकिन ये पवने उत्पन्न हुई ही क्यों, तो आपको यहां ध्यान रखना है इस उच्च दाब और इस निम्न दाब के मध्य जो अंतर है, इस अंतर को हम कहते हैं दाब प्रवणता। ओके, इस दाब प्रवणता के कारण ही पवनों की उत्पत्ति हुई है। मतलब इस वायु दाब में अंतर, यहां का वायु दाब और यहां का वायु दाब, इस वायु दाब के अंदर जो अंतर है उस अंतर के कारण ही तो पवनों की उत्पत्ति होती है और उस अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। तो पवनों की उत्पत्ति का कारण पता चल गया कि पवने की उत्पत्ति क्यों होती है, दाब प्रवणता के कारण। अब आपने देखा होगा पवनों की गति धीरे धीरे होती है और तेज भी होती है। तो इस प्रवणता पर ही निर्भर करती है। यदि दाब प्रवणता अधिक है तो पवनों का वेग है वो क्या होगा, तीव्र होगा। ओके, और यदि दाब प्रवणता कम है तो पवनों का वेग है वो कैसा होगा, मंद होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि दो स्थानों के मध्य जो वायु दाब के अंदर अंतर है उस अंतर के कारण ही पवनों का निर्माण होता है। और इस वायु दाब के अंदर जो अंतर है उस अंतर को हम दाब प्रवणता, या आपको ध्यान रखना है इसका दूसरा नाम भी आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है बैरोमेट्रिक ढाल। ये भी पूछा जा सकता है, बैरोमेट्रिक ढाल। दाब प्रवणता और बैरोमेट्रिक ढाल एक ही बात है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि पवनों की उत्पत्ति में बैरोमेट्रिक ढाल या दाब प्रवणता का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ओके, चलो अब आपके पवनों की उत्पत्ति के संबंध में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर अपना कमेंट डाल दीजिए। अब आगे हम पढ़ते हैं पवनों की दिशा के संबंध में। अब आपको पता चल गया पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अब रही बात है पवनों की दिशा के बारे में, आपने देखा होगा ये मान लीजिए आपके पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये आपके दक्षिणी गोलार्ध। अब इनके अंदर आपने देखा होगा कि पवनों की दिशा है वह दिशा क्या है, सेंज होती है ना। ये सेंज किस कारण से होती है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन। इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यहां कभी आ जाए पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण, ये भी ध्यान रखना। एक ही बात है, पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण, ये दोनों ही पॉइंट एक ही बात है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूर्णन कर रही है, ठीक है ना। चलो, तो इस घूर्णन के कारण बल उत्पन्न हो जाता है। वो बल कौन सा उत्पन्न हो जाता है,
कोरियोलाइस बल, कौन सा बल उत्पन्न हो जा रहा है इसके कारण? कोरियोलिस बल या कोरियोलिस बल कहते हैं इसको, ये उत्पन्न हो जाता है। अब ये बल के कारण जो पवन है, इस पवनों की दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मतलब चलनी चाहिए समदाब रेखाओं के समकोण पर, लेकिन ये पवने समदाब रेखाओं के समकोण पर न चल करके अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो ये पवने हैं, वो पवने सीधी चलनी चाहिए, लेकिन सीधी न चल करके वह किस ओर मुड़ जाती है? दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये पवने सीधी न चल करके बाईं ओर मुड़ जाती है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखें, ये किस बल के कारण हो रहा है? कोरियोलिस बल के कारण हो रहा है। ओके, तो आपको ध्यान हो गया कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर पवने हैं जो दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पवने बाईं ओर मुड़ जाती है। ओके, चलो अब आपको थोड़ा सा मन के अंदर डाउट होगा कि अभी पवने आपने बताई तो नहीं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने कुछ भी, लेकिन ये आगे इससे जुड़े हुए पॉइंट है। ठीक है ना? चलो अभी अपन इस पवनों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि पवने आखिर कैसे चलती है। ये मान लीजिए अपनी पृथ्वी है, यहां पर भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है ना, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर निर्मित जो पेटी होती है वो भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी होती है। ठीक है, चलो फिर यहां पर एक पेटी निर्मित होती है। इस पेटी का क्या नाम रहेगा आपके? उपोषण उच्च दाब पेटी, जो आप हमने कल की क्लास के अंदर ये पढ़ लिया है कि पेटियां कौन कौन सी है। एक पेटी यहां पे होती है, इसको उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी कहा जाता है, और यहां पे आपका ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। वही यहां पर अभी हम पवनों की दिशा के बारे में सब अध्ययन कर लेंगे। ठीक है ना? चलो, ये उपोषण उच्च वायु दाब की पेटी। पहले हम पेटियां बना लेते हैं सही, फिर आपको समझने में आसानी रहेगी। और ये आपका हो गया ध्रुवीय उच्च वायुदाब पॉइंट, यह उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ओके, चलो अब आपको यहां पे बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में हम समझेंगे कि इनका विस्तार 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये होती आपके भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। ओके, इस पेटियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये है आपके 30 से 35 डिग्री दक्षिणी और आपके 30 से 35 डिग्री उत्तरी। इनका बोला जाता है पेटी को उपोषण उच्च दाब पेटी। ये भी आपकी है उपोषण उच्च दाब पेटी। ये आपके है 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। यह है आपके 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी जो गतिजन्य है। ये आपका उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, और ये आपका हो गया ध्रुवीय उच्च दाब पेटी जो दक्षिण में है। ओके,
अब इनके मध्य पवनों का संचार कैसे होता है वो देख लीजिए। अब आपने देखा होगा भूमध्य रेखा से पवनें क्या होती है, गर्म होकर के ऊपर उठती है, जो अपन कल क्लास में समझ चुके हैं। क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा है इसलिए पवनें फैलती है गर्म होकर के और ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद में वो पवनें फैल करके उपोषण उच्च वायु दाब पेटी पर क्या होती है, नीचे उतरती है, वायु का अवतलन होता है। अब यहाँ पर वायु का क्या हो गया, अवतलन हो गया। अब देखो यहाँ पे उच्च दाब है और यहाँ पे क्या है, निम्न दाब है। यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, इसलिए पवनें हमेशा हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर जाएगी। लो प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर। अब हाई से निम्न की ओर पवनें जानी चाहिए यूं, लेकिन ये पवनें सीधी नहीं जा रही है ना। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण बल उत्पन्न हो जाता है। वो बल है कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल के कारण ये दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पवनें किस ओर मुड़ रही है, पश्चिम की ओर मुड़ रही है ना। ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, तो पश्चिम की ओर मुड़ रही है। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होता है कि पवनें सीधी नहीं चल रही है। पवनें उत्तरी गोलार्ध के अंदर किस दिशा में मुड़ रही है, दाहिनी ओर मुड़ रही है। किस दिशा में मुड़ रही है, दाहिनी ओर मुड़ रही है। ओके, अब इस पवनों का नाम क्या दिया गया है, व्यापारिक पवनें। इस पवनों को क्या बोला गया है, व्यापारिक पवनें। अब इसको व्यापारिक पवनें क्यों कहा गया है, क्योंकि प्राचीन समय में जो पाल युक्त जलयान होते थे ना, उसके अंदर जो बिक्री के लिए सामान होता था वो एक देश से दूसरे देश या महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाया जाता था। तो यहां से क्या होता था कि वो आसानी से जलयान चला जाता था, इसीलिए इसको व्यापारिक पवने, क्योंकि यहां से व्यापार होता था इसलिए इसको व्यापारिक पवने कहा गया है। ओके चलो, तो व्यापारिक पवनों की उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिशाएं देखिए। अब उत्तरी के अंदर देखो, आप दिशा के अंदर आराम से देख लीजिए कि ये मध्य पॉइंट मान लीजिए। अब यहां से ये दाहिनी ओर मुड़ रही है, मतलब इस और ये पवन मुड़ रही है। अब ये उत्तरी, ये दक्षिणी दिशा, ये आपके पश्चिम दिशा और ये आपके पूर्व। अब ये किस ओर से आती हुई प्रतीत हो रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। कौन सी, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ओके, उत्तरी गोलार्ध के अंदर व्यापारिक पवनें है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर देख लीजिए वो किस ओर मुड़ रही है, बाईं ओर मुड़ रही है। किस ओर मुड़ रही है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो अब इनको भी पता कर लीजिए, ये उत्तरी, ये पश्चिमी, ये पूर्वी और ये आपके दक्षिण। कहां से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। आपको इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो, ये होगी अपने व्यापारिक पवनें। अब व्यापारिक पवनों के बाद में अपन अध्ययन कर रहे हैं पशुआ पवनें। अब ध्यान रखना, पशुआ पवनें भी उपोषण उच्च दाब से चलेगी। यहाँ पे क्या है, निम्न दाब है, यहाँ पे क्या है, उपध्रुवीय निम्न दाब है। तो यहां से भी ये पवनें सीधी चलनी चाहिए थी, लेकिन सीधी तो नहीं चल रही है। क्यों, क्योंकि ये किस ओर मुड़नी चाहिए, बाईं ओर मुड़नी चाहिए। तो ये मुड़ गई बाईं ओर। ओके, ये किस दिशा में मुड़नी चाहिए थी, दाहिनी ओर, ये मुड़ गई दाहिनी ओर। इसका मतलब आपने पता किया होगा कि व्यापारिक पवनें होती है वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, पशुआ पवनें है वह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ये आपकी है पछुआ पवनें। पश्चिम से आने के कारण इसका नाम क्या दे दिया, पछुआ पवनें। ओके, ये पवनें 30-35 डिग्री अक्षांशों से 60-65 के मध्य चलती है। आपको डायग्राम दे करके पता चल गया होगा। ये आपकी है पछुआ पवनें। ओके, अब ये पवनें है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, इसकी दिशा देखिए बिल्कुल भिन्न है। अब ये बाईं ओर मुड़ रही है, चलो ये बाईं ओर मुड़ गई। ये आपका दक्षिण, ये आपका उत्तर, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। ये किस दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही है, उत्तर पश्चिम से आती हुई, और किस ओर जा रही है, दक्षिण और
पूर्व की ओर जा रही है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और आपके उत्तरी गोलार्ध के अंदर पश्चिम पवनों की दिशा देख लीजिए, हमने दाहिनी ओर मुड़ रही है। अब ये किस दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही है? ये दक्षिण, ये आपका पश्चिम, ये पूर्व और ये उत्तर। दक्षिण पश्चिम से किस ओर जा रही है? उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। अब दिशाओं के संबंध में आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि कुछ और डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर लिख देवे। चलो, ये आपकी व्यापारिक पवने और पशुआ पवने होगी। चलो, अब यहां से ध्रुवीय पवने, ध्रुव के ऊपर क्या है? उच्च दाब पेटी है, तो ध्रुवीय पवने भी उत्तरी गोलार्ध के अंदर दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बाईं ओर मुड़ करके चला करती है। इसकी दिशा और व्यापारिक पवनों की दिशा समान होती है। अब आपने देखा होगा कि मैंने फेरल का नियम अभी आपको कुछ कहा नहीं, बायस बेलेट का नियम आपको मैंने कुछ कहा नहीं, वो अब मैं कहूंगा आपको, ठीक है ना। अब समझ लेंगे अपन कि मैं तो आपके पवनों की दिशा से संबंधित परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। फिर उत्तरी गोलार्ध के अंदर कौन सी दिशा, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर वो पवने किस दिशा में मुड़ जाती है, और यहां से ये पूछे पशुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा से किस ओर चलती है, उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा से किस ओर चलती है। ये आपको डायग्राम थोड़े ध्यान रखने, कभी आपकी गलत नहीं होगा। ओके, थोड़ा आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि व्यापारिक पवने होती है वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। यदि आपको कभी परीक्षा हॉल में भूल भी जाए तो आपको ध्यान है व्यापारिक पवने कैसे पश्चिम की ओर मुड़ रही है, ये उत्तरी गोलार्ध की होगी, और ये आपके दक्षिणी गोलार्ध की होगी, ये पश्चिम की ओर मुड़ रही है। अब आप इससे दिशा तय कर सकते हैं। ओके, ऐसे दिशा आप तय कर सकते हैं। और आपको ध्यान है पशुआ पवन है वह पूर्व की ओर मुड़ रही है, तो आपको क्या करना है? ये पूर्व की ओर मुड़ रही है, ये पशुआ पवन पूर्व की ओर मुड़ रही है। अब आप यहां से दिशा आसानी से बता सकते हैं कि ये किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो, अब फेरल का नियम क्या करते हैं वो देख लीजिए कि फेरल ने ये बताया कि जो घूर्णन के कारण, पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण जो इस पवनों की दिशा के अंदर जो विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, अपनी दिशा से ये मुड़ जाती है, तो उस मुड़ने के तिथि के आधार पर इसने अपना एक नियम दिया। इन्होंने ये कहा कि यदि पवन जिस दिशा से आ रही है उस दिशा के अंदर मुंह यदि करके खड़े हो जाएं, पीठ उस दिशा से पवन आ रही है उसके सामने होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो ये फेरल ने कहा तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर पवने हैं वो किस ओर मुड़ जाती है? दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है वो पवने बाईं ओर मुड़ जाती है। ये किसने बताया? फिर फेरल ने बताया था, इसलिए इसका नाम हो गया फेरल का नियम। ओके, चलो, फिर बायस बेलेट का नियम ये क्या कह रहा है? ये भी ये कह रहा है कि यदि आप अपना मुंह जिस दिशा से पवन आ रही है उस दिशा की ओर ही रखें। यदि पवन इधर आ रही है और मेरा मुंह भी इधर ही है, तो पवन तो इधर से आ रही है, पीठ उस पवन के सामने है, तब यदि आप उत्तरी गोलार्ध में खड़े हैं, तब बायस बेलेट के अनुसार आप यदि उत्तरी गोलार्ध के अंदर आप खड़े हैं तो आपके बाईं ओर, आपके बाईं ओर निम्न वायुदाब होगा, तो दाईं ओर क्या हो जाएगा? उच्च वायुदाब हो जाएगा। यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में यदि आप खड़े हैं तो आपके दाहिनी ओर क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ये किसने कहा था? बायस बेलेट ने कहा था। ये क्यों कहा था भाई? क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन बहुत अधिक होता है, लेकिन इसका प्रभाव क्या है? नगण्य है, कोई प्रभाव नहीं